फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स उनका न्यूमेरिकल पे फोकस बहुत अच्छा रहता है, थ्योरेटिकल पोर्शन से थोड़ा सा घबराते हैं। तो इसकी सीरीज़ को लेकर के हम आ गए हैं और बहुत शॉर्ट वीडियोस में आपको और पर एक वीडियो में एक चैप्टर के साथ आपको बहुत इजी वे में इसको हम समझाने की कोशिश करें कि आपको जल्दी से अच्छा समझ में आ जाए। और इसके थ्रू आप अपने नोट्स भी पर्सनल बना सकते हैं। स्टडी मटेरियल बहुत अवेलेबल है, आपको जगह जगह आपको मिल जाएगा। बस जो ज़रूरत होती है वो किसकी होती है, आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन की। तो कोशिश करेंगे कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। आपको भी समझाते हैं, हम खुद समझते हैं। पढ़ने की कोई एक क्या कह सकते हैं कि एक एज नहीं होती, वो नॉलेज तो बहुत अनलिमिटेड है। ये हम कहें कि हमको बहुत अच्छी नॉलेज है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। स्टार्ट करेंगे बिना किसी फॉर्मेलिटी के। आज फर्स्ट चैप्टर नाम है जिसका इंडियन इकोनॉमी ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पता चलेगा, इस पूरे चैप्टर में आपको मालूम होगा कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के एम में किस तरीके की थी। क्योंकि आपको ये भी पता है कि उस टाइम पे हमारे ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनियल रूल था। तो भाई ये कॉलोनियल रूल या फिर कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन हमने लिखा हुआ ये है क्या, ये कॉलोनियल मीन्स क्या है। सिंपल सा अगर हम देखें तो कॉलोनियल मीन्स क्या होता है। कॉलोनियल मीन्स होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल है सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज़ में और या फिर सोशल इश्यूज़ में। जैसे कि माना आपके घर में कोई दूसरा एक पर्सन आकर के रहने लगे, डोमिनेंसी उसकी हो जाए और आप कोई भी काम उसकी बिना मर्जी के ना कर पाए। घर आपका है लेकिन फिर भी मर्जी उसकी चलेगी, बस इसी को कॉलोनियल कहा जाता है। यहाँ पर उनका एक्सप्लोटेशन पढ़ेंगे हम। एक्सप्लोटेशन किस सेक्टर्स में, एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इंटरनेशनल ट्रेड। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद किया था। इकोनॉमी के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि जमींदारी सिस्टम आ गया था। जमींदारी सिस्टम मतलब आप समझ सकते हैं इसको भी डिटेल में पढ़ाएंगे, सिंपल बता देती हूँ। जैसे ट्रायंगल होता है ऐसे करके बोल दिया। अब ये खुद बन गए, है ना। और यहाँ पर जमींदार जो थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनके अंडर में काम करते थे फार्मर्स, जैसे टिलर्स होते थे। यहाँ उन्होंने क्या किया, लैंड रिवेन्यू लगान लगा दिया गया। अगर आपने लगान मूवी देखी हो तो आप देख लें, नहीं देखी हो तो देख लें, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये रिवेन्यूज़ कैसे होते थे। उनके ऊपर आपने जैसे फिक्स कर दिया कि आपको भाई हमें, जैसे ये होगी गवर्नमेंट के अंदर हो गए हमारे जमींदार जितने भी थे लैंड ओनर, उन्होंने कहा भाई हमको 1 लाख रुपीज़ पर देने हैं, फिक्स हो गया ये। तो अब जमींदार किससे काम कराएंगे, जमींदार तो टिलर से काम कराएंगे ना, माने जो फार्मर्स हैं उनसे। बस उन्होंने कहा ठीक है 1 लाख तुम तुम्हें देंगे, अब हम इनसे वसूलेंगे कितने, 12 लाख, तो बाकी सारा प्रॉफिट इनका। तो एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था पूरी तरीके से। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी हमारे यहाँ, तो हाथ से बना हुआ सामान होता था, उसे बाहर भेजा जाता था। तो उस पर ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा दी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कि वो उसका इंटरनेशनल डिमांड ही ख़त्म हो गई। और अपना जो सामान मंगा रहे थे वो बिल्कुल टैक्स फ्री हो गया, तो वो बहुत सस्ता आने लगा। ऊपर से वो मशीनों से बना हुआ होता था, तो वो और काफ़ी अट्रैक्टिव होता था, उसकी डिमांड इंडिया में बढ़ गई। तो वो हमारी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। सेम इंटरनेशनल ट्रेड के साथ किया गया था कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो तो बहुत बढ़ा दी गई, इम्पोर्ट फ्री कर दिया गया। तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारा बर्बाद हुआ। पॉइंट पर आ जाते हैं, फीचर्स क्या थे हमारे, ये जो इंडियन इकोनॉमी थी उस टाइम पर कैसी थी, उसके कुछ मेन फीचर्स की बात करेंगे। स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें कोई ग्रोथ नहीं होती या बहुत ही लिटिल ग्रोथ होती है, धीरे धीरे बढ़ने वाली इकोनॉमी थी। कब, जब कौन थे यहाँ पर, जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है। बैकवर्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, जहाँ पर जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम होती है। पर कैपिटा इनकम समझते हैं ना, है ना, जो पर पर्सन के हिसाब से जो इनकम कैलकुलेट की जाती है, टोटल पॉपुलेशन और जितनी भी हमारी टोटल इनकम होती है उसको डिवाइड कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, बहुत कम थी हमारी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, जैसे मैंने अभी बताया आपको, एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हमारे यहाँ अच्छा नहीं था। क्यों नहीं अच्छा था, क्योंकि हमारे पास, अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी तो वो हमारे पास थी नहीं, क्योंकि वो आने ही नहीं देना चाह रहे थे। और ऊपर से सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ग्रो करवाना था या वो किए जाता था जो वो चाहते थे। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी।
जैसे कि अभी हमने बताया आपको, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दी थी। वो जो चाहते थे वही होता था। रैम्पेंट पॉवर्टी बन, रैम्पेंट पॉवर्टी कौन सी पॉवर्टी होती है? जो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं तो लोग करें क्या, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ पैसा नहीं आ रहा था, इंडस्ट्रीज भी हमारे पास खत्म हो गई थी, रैम्पेंट पॉवर्टी हो रही थी। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, माने कि कोई रोड्स अगर हमने देखे हो अच्छे हों नहीं थे, अगर हम पोस्टेज की सुविधाओं को देखते हैं तो वो भी नहीं थी, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम उस टाइम का देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खराब था। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं ना, किसी भी कंट्री का इंटरनल जो उसमें फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं थी। उसके बाद हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट पर हम डिपेंड हो गए थे, क्योंकि एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया गया था, इसलिए इम्पोर्ट पर हम डिपेंड थे। और ऊपर से यहाँ पर जितने भी जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ की बात करें या मशीनरी की बात करें तो वो यहाँ बनती नहीं थी, तो उसको हमें बाहर से ही मंगाना पड़ता था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस पर थे, इम्पोर्ट्स पर थे। लिमिटेड अर्बनाइजेशन था, अर्बनाइजेशन करके करेंगे क्या, वहाँ पर भी तो जॉब नहीं थी, यहाँ वहाँ पर भी तो लोगों को रुकने के लिए, रहने के लिए सुविधाएं नहीं थी, तो अर्बनाइजेशन ही नहीं था। सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, है ना, एक मिक्स्ड इकोनॉमी, सेमी फेडरल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। तो हमारी कैसी थी? हमारी सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, ना तो पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ये थी सेमी फेडरल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी थी हमारी, कॉलोनियल कंट्रोल था यहाँ पे पूरी तरीके से। इंडिया नहीं था, बल्कि इंडिया ब्रिटिशर्स का हो चुका था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके? अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की। बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द एग ऑफ इंडिपेंडेंस डिटेल में। ठीक है, कैसा था ये पता ही है सबको कि कैसा था, बहुत ही लो स्टैंडर्ड, एकदम बैकवर्ड था। पर क्या क्या फीचर्स थे? तो लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन मतलब टोटल आउटपुट बहुत ही लो था। प्रोडक्टिविटी मीन्स क्या होता है? पर हेक्टेयर आउटपुट, वो भी कैसा था? वो भी बहुत ज़्यादा कैसा था? लो था, माने पुअर था, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं थी टिलर्स के पास, फार्मर्स के पास, उसको इम्प्रूव करने के लिए। हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन था, कितना प्रोडक्शन होगा, कितना ग्रो होगा, इस बात बहुत अनसर्टेन था। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी किस पे थी? रेनफॉल पे थी। अगर रेन अच्छी हो गई अच्छा हो जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, क्योंकि इरीगेशन के लिए और कोई मीन ही नहीं थे। सब्सटेंस फार्मिंग करते थे। सब्सटेंस फार्मिंग कौन सी फार्मिंग होती है? जो उतनी ही की जाती है जितनी वो उसके अपने लिए सफिशियंट होती है, उसका कॉमर्शियलाइजेशन नहीं किया जाएगा, माने मार्केट में उसको सेल नहीं किया जाएगा। तो सब्सटेंस फार्मिंग में बचा कितना? सरप्लस ही नहीं है आपके पास, तो आप नेक्स्ट में कुछ सोच नहीं सकते हो। अगर कुछ आपको नया लेकर के आना है, नया इन्वेस्ट करना है, भाई नया ट्यूबवेल लगवाना है या फिर नए सीड्स लेकर के आने हैं, ट्रैक्टर लेकर के आना है, तो आपके पास पैसा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो सब्सटेंस फार्मिंग करते थे, बस उतना कर लिया जितना उनके लिए, उनके पेट भरने के लिए सफिशियंट होता था। गल्फ बिटवीन द ओनर्स एंड द ट्रेडर्स ऑफ द सॉइल, एक गैप हो गया था दोनों के बीच में, ओनर्स के बीच में, टिलर्स के बीच में, क्योंकि ओनर कभी टिलर्स का फ़ायदा नहीं, टिलर्स सोचते थे ओनर का फ़ायदा नहीं, टिलर्स कुछ नया नहीं करना चाहते थे, तो ओनर्स भी उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन था। जैसे अभी हमने बताया था कि जमींदारी सिस्टम था, नेक्स्ट में बताने जा रही हूँ कि जमींदारी सिस्टम बहुत था यहाँ पर, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे कह सकते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम हमने बताया एक ट्रायंगल था, जैसे ये तो बन गई हमारी गवर्नमेंट, इसने इसको दे दिया कि आपको फिक्स डेट पर उसको लैंड रिवेन्यू देना है, किसको? जो ओनर्स थे उनको। अभी ओनर किससे वसूलेगा? वो इनसे वसूलता था सारा, चाहे जब बढ़ा दिए जाते थे, चाहे जब रेवेन्यूज के प्राइसेस बढ़ा दिए जाते थे, ये आपको देने देना है। तो फिर क्या होता था? टिलर्स भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखते थे उसको इम्प्रूव करने के लिए, और जमींदार थे वो भी जितना एक्स्ट्रा पैसा होता था उन्होंने कभी भी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए उसको खर्च करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ, उनको लैविशिंग लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ खर्चा किया जा रहा है, उधर खर्चा किया जा रहा है, पर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने किसी तरीके का कोई खर्चा करना सही नहीं समझा। एक गैप हो गया। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, स्मॉल छोटी छोटी मतलब लैंड पीसेस थे वो छोटे छोटे थे, और फ्रेगमेंटेड मीन्स होता है बिखरे बिखरे थे, एक यहाँ है एक वहाँ है। तो अगर वो कंसोलिडेटेड नहीं होता, अगर वो इकट्ठा होता तो शायद और ज़्यादा अच्छे तरीके से खेती की जा सकती थी, लेकिन क्योंकि वो छोटे थे और बिखरे हुए थे लैंड होल्डिंग्स, तो उस पर फार्मिंग करना उतना ईजी नहीं था और अच्छी भी नहीं होती थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्स, अब एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया गया। कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स कि वो सिर्फ उतनी चीज़ें नहीं जिनको सिर्फ हम खाते थे, बल्कि ऐसी चीज़ों को उगाना था जिनको सेल किया जा सकता था। जैसे ऐसी कौन सी चीज़ें थी? जैसे उन्होंने कॉटन उगवाया ब्रिटिशर्स ने,
जैसे उन्होंने जूट को उगाया, जैसे उन्होंने शुगर केन को उगाया, और उन्होंने इंडिगो की खेती करवाई। ये वो चीज़ें थी जिनको खाना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, सेव करना है ना। तो प्रॉब्लम बस यहाँ आ जाती थी, जैसे इंडिगो की ज़्यादा खेती करने के बाद क्या होता था कि जो लैंड थी वो बैरन हो जाती थी एक टाइम के बाद। फार्मर्स नहीं करना चाहते थे, वो उतना चाहते थे कि वो ऐसी चीज़ों को उगाएं जो उनके खाने के लिए भी यूज़ हो सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको कॉमर्शियलाइजेशन करवा दिया। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिससे कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, जो एग्रीकल्चर थी, वो कैसी होती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा कैसे बैकवर्ड और स्टेगनेंट होती चली गई। चले आगे बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हम बात करें तो भाई इसका सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया, सिस्टमेटिक किया गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया। कैसे, देखो अभी मैंने आपको बात बताई थी कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत अच्छी थी। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना वो सामान यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया जाता था, लोग पसंद करते थे। उसको डिके किया गया, उसको सबसे पहले कम कर दिया गया। कैसे किया गया, क्या रीज़न थे उसके, क्या किया इन्होंने कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लेकर के आए। डिस्क्रिमिनेटरी माने जहाँ पर पूरी तरीके से भेदभाव था। यहाँ से अगर हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ड्यूटी लगा दी, उस पर इतना टैक्स लगा दिया कि सामान आपको बहुत महंगा हो गया, तो इंटरनेशनल डिमांड कम हो गई। टू फोल्ड मोटिव चलता था उनका, उधर से जो मंगा रहे हैं वो सस्ता आ रहा है, ऊपर से वो मशीनों से बना हुआ आ रहा है, एक सा बनाया हुआ आ रहा है, और फिर सस्ता सामान है, तो ऑब्वियस बात है कि लोग उसे ही लेंगे। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज हमारी कैसी हो गई, डाउन हो गई। डिसएपरेंस ऑफ द प्रिंसली कोर्ट, प्रिंसली कोर्ट मतलब पहले के जो राजा महाराजा नवाब थे ना यहाँ पर, तो वो इस टाइप के जो हमारे हाथ से बने हुए जो कपड़े थे उन्हें पसंद करते थे। मतलब इतना सॉफ्ट कपड़ा आता था, बताते हैं कि वो एक रिंग के अंदर से होकर के निकल जाता था, इतना सॉफ्ट यहाँ पर फैब्रिक था, और बाहर इसकी डिमांड भी बहुत अच्छी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको प्रिंसली जो कोर्ट्स थे, मतलब राजाओं के जो कोर्ट थे, उन्हें ही गायब कर दिया। अब जब राजा नहीं रहेंगे तो वो कपड़े कहाँ जाएंगे, कौन पहनेगा इतने महंगे कपड़े, ठीक है। और क्या, मतलब ये पूरी तरीके से एकदम एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है। मशीन मेड प्रोडक्ट लेकर के आ गए वो लोग बाहर से, अभी बताया हमने। एक तो उसमें कंपटीशन बहुत अच्छा हो गया, मशीन मेड प्रोडक्ट में सस्ते हो गए और ढेर भर के सामान आ रहा है, तो फिर ऑब्वियस है कि लोग उसी को लेना पसंद करेंगे। रेलवेज को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर लिया अपने फ़ायदे के लिए। ब्रिटिशर्स रेलवे लेकर तो आए इंडिया में, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए लेकर के यहाँ से लेकर के बाहर आराम से उनका सामान जाता था। ऑल ओवर इंडिया में सामान उनका घूम रहा है ना, बिक रहा है, कॉमर्शलाइजेशन कर रहे हैं वो चीज़ों का, इसलिए उन्होंने इंडिया में रेलवे लेकर के आए। ये कुछ ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड की। चलें अब बात करते हैं हम फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड जैसे देखो, इससे पहले क्या था, सुएज कैनल नहीं बना था, तो ब्रिटेन तक जाने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जाना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत हो जाता। उन्होंने सुएज कैनल बना लिया। सुएज कैनल जैसे ही बना, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनका बहुत हद तक बच गया। अब डायरेक्ट हम इंडिया से कैनल के थ्रू और ब्रिटेन जा सकते थे। ब्रिटिशर्स के लिए तो और अच्छा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ था कि इंडिया को उन्होंने, इससे पहले इंडिया क्या था, इंडिया में जो भी सामान बनता था उसकी विदेशों में बहुत अच्छी डिमांड थी और बहुत अच्छा बिकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का और इम्पोर्टर बना दिया फिनिश्ड गुड्स। माने यहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल जाएगा और वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बन करके आएगा। और टू फोल्ड मोटिव, यानी कि जो डबल टैरिफ पॉलिसी अभी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, वो अभी हमने आपको बताया कि एक्सपोर्ट पर इनका जो ड्यूटी लगा रखी थी बहुत ज़्यादा थी, यानी वो सामान बहुत महंगा था और जो आ रहा था बन के वो सामान बहुत सस्ता था, क्योंकि वो मशीनों से बना हुआ था। यही इन्होंने किया। नहीं तो इंडिया फाइन कॉटन, सिल्क है, टेक्सटाइल है, आयरन गुड्स, इसमें इंडिया बहुत आगे था। मोनोपोली कंट्रोल कर रखा था, मतलब 50% से ज़्यादा ट्रेड इन लोगों के हाथ में था और वो जैसा चाहते थे वैसा इंडिया को करना पड़ता था। वही सेम चीज़ जो अभी हम आपको बता रहे हैं, वही चीज़ें इसमें हैं बार बार। सरप्लस ट्रेड, ऐसा नहीं है कि हमारा जो बिजनेस था वो ऐसे ही हो रहा था, इसमें बहुत प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन प्रॉफिट को वो किस में यूज़ कर रहे थे, प्रॉफिट में ब्रिटिशर्स उसको वो अपने लिए यूज़ करते थे। माने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव उनके खर्चे पूरे होते थे और फिर उसके बाद उनके वॉर के खर्चों को पूरा किया जाता था। बाकी अगर हम ये कहें कि उन्होंने इंडिया के लिए या फिर इंडिया की इंडस्ट्रियल कंडीशन को सुधारने के लिए काम किया, वो उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया। उस फायदे को, यानी कि उस वाले जो प्रॉफिट को भी वो अपने लिए यूज़ करते थे,
वॉर के खर्चे को पूरा करते थे, या फिर वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उनके खर्चे होते थे, उनके ऑफिसर्स के खर्चे होते थे, उनके रहन सहन पे जो खर्चे होते थे, उन खर्चों को उससे पूरा किया जाता था। तो अगर हम देखें कि इंडिया का जो वेल्थ था वो पूरी तरीके से ड्रेन किया जा रहा था, बहाया जा रहा था उसको पानी की जैसा, तो हाँ सच है, यहाँ से कमाया जा रहा था और उसको पानी की जैसा बहाया जा रहा था। चलते आगे और बात करते हैं। और बहुत जल्दी हम आ गए चैप्टर के लास्ट पॉइंट पर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल में बर्थ रेट और डेथ रेट उस टाइम जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ दोनों ही हाई थे। बर्थ रेट भी बहुत हाई था, बहुत बच्चे पैदा होते थे, लेकिन उतना ही ज़्यादा डेथ रेट भी था, बच्चे मरते भी थे। ठीक है, अच्छा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यहाँ छोटे बच्चों की बात आ जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, उतनी मेडिकल की ओर नहीं थी, इसकी वजह से पैदा होने वाले बच्चे बहुत मरते थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग कितनी थी? तकरीबन 32 साल की थी, लगभग लोग इतने, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई डिसीज उनको ऐसी हो जाती थी और मर जाते थे। लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, स्पेशली फीमेल कैंडिडेट में लेडीज़ कम पढ़ती थी, और ब्रिटिशर्स उनको पढ़ाना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो पढ़ जाएंगे तो शायद वो उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है ना। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। तो भाई ब्रिटिशर्स ने रेलवेज इंट्रोड्यूस किए, पोर्ट भी बनाए, पोस्टेज का सिस्टम भी लेकर के आए, रोड्स भी बनाए, लेकिन सब कुछ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया। तो क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया ना। अगर ये नहीं किया होता तो क्या आज रेलवे इंडिया में होता, या जो पोर्ट बने हुए हैं वो इंडिया में होते, या जो सड़कें उन्होंने उस टाइम पे बनवा दी थी वो, है ना, या फिर वो जो एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए थे, एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ लेकर के आए थे, पोस्टेज लेकर के आए थे, कम्युनिकेशन की मीन्स लेकर के आए थे, वो हमारे लिए आज भी काफ़ी बेनिफिशियल है। तो क्या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे? राइट, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। ये वो चीज़ें हैं जो वाकई में ब्रिटिशर्स ने हमको दी। कॉमर्शियलाइजेशन आउटलुक सिखाया किसको? फार्मर्स। उन्होंने सिखाया कि जो आपकी खेती होती है, यानी कि जो फसलें होती हैं, आप वो सिर्फ सब्सटेंस फार्मिंग ना करें, बल्कि फार्मिंग कैसे करें? आप उसका कॉमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, आप उससे पैसे ले सकते हैं, है ना, यानी कि कैश क्रॉप करो। तो उन पैसों को ज़रूरी नहीं है आप उसको उसी में लगा दें, आप उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई होकर के पैसा आ सकता है। उन्होंने सिखाया। एम्प्लॉयमेंट, नए से नए एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने कहा कि नई एग्रीकल्चर को हटा करके आप इंडस्ट्रीज़ में भी जॉब कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया। कंट्रोल ऑफ फेमाइन, उन्होंने फेमाइन को उस टाइम पहले बहुत आती थी, फेमाइन बहुत सूखा पड़ता था, अकाल बहुत पड़ता था, कंट्रोल किया उन्होंने उसको, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए थे। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, पहले कौन सा था? पहले बार्टर सिस्टम था, अपने सामान के बदले में सामान, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, उन्होंने चेंज किया। उन्होंने किस में लेकर के? मॉनेटरी सिस्टम को उन्होंने इम्प्रूव किया। और एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का एक एफिशिएंट सिस्टम लेकर के आया, जो सिस्टम समझ लीजिए आज भी फॉलो किया जाता है। इससे पहले जो सिस्टम था आपको पता ही है ना, सब राजा महाराजा अपने यहाँ होते थे और किंगडम बटे हुए थे, उन्होंने उसको हटा करके एक अच्छा सा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव लेकर के आए, जो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा आपको, और फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं इसमें कहाँ कमी है, जिससे कि डेफिनेटली मैं नेक्स्ट टाइम पर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। इससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके जी, टेक केयर, गुड बाय। इसको रिवाइज करें, इसमें नोट्स बना लें। बाय।